The topic we will be discussing in this video is excitation contraction coupling. प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कोई इम्पल्स दैट इज कोई एक्शन पोटेंशियल नर्व से मसल फाइबर की तरफ ट्रांसमिट होती है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर पे पहुंच चुकी है, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर हो चुका है, ये एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर से कैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर होता है, मतलब ये एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर के साथ कैसे कपल्ड है, इसको हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, दैट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को एक सिस्टम डिस्कस करना है, दैट इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम। ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के अंदर। इस सिस्टम को इस डायग्राम से हम लोग समझे तो ये एक मसल फाइबर का डायग्राम है। मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। ये मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, इसके कुछ इनवर्ड एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंटरनल एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंप्लीटली सारे मायोफिब्रिल्स को पेनिट्रेट करते हैं। दैट इज जो ये पूरा का पूरा मसल फाइबर है, इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं इस पूरे मसल फाइबर के। सारे मायोफिब्रिल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी जाकर के पूरा मसल फाइबर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। मींस इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के लिए सारे मायोफिब्रिल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना जरूरी है। अब जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा में जैसे ही सार्कोलेमा का एक्साइटेशन हुआ, मतलब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के थ्रू ट्रैवल करेगा, तो इसके पास प्रेजेंट हुए मायोफिब्रिल्स जो होंगे वो तो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, बट इससे जो डीपली सिचुएटेड मायोफिब्रिल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके लिए प्रेजेंट होता है सार्कोलेमा के इंटरनल एक्सटेंशंस, दैट इज ट्रांसवर्स टिब्यूल्स और टी टिब्यूल्स। ये टी टिब्यूल्स जो होते हैं वो सार्कोलेमा में ट्रैवल कर रहे एक्शन पोटेंशियल को अंदर की तरफ ले जाने का काम करते हैं, ताकि एक्शन पोटेंशियल हर एक मायोफिब्रिल तक पहुंच सके और हर एक मायोफिब्रिल का इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो सके, ताकि कंप्लीट मसल फाइबर का इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो सके। सो ये फंक्शन था ट्रांसवर्स टिब्यूल या फिर टी टिब्यूल का, कि ये जो होते हैं इंटरनल एक्सटेंशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो कि एक्शन पोटेंशियल को ट्रैवल करवाने में हेल्प करते हैं हर एक मायोफिब्रिल्स तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्म में, दैट इज मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक्चुअली में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टर्मिनल सिस्टर्नी और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स। टर्मिनल सिस्टर्नी जो होता है वो टी टिब्यूल्स या फिर ट्रांसवर्स टिब्यूल के अराउंड प्रेजेंट होता है, और इसका दूसरा कंपोनेंट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स जो होता है वो मायोफिब्रिल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज मायोफिब्रिल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सो ये पूरा सिस्टम है, दैट इज ट्रांसवर्स टिब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम। इसको हम लोग एक बार देखें कि कैसे इस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हमने देखे, एक टी टिब्यूल्स होता है और एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। टी टिब्यूल्स जो होते हैं वो इंटरनल एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि ट्रांसवर्स करते हैं मायोफिब्रिल को। ये बिगिन करते हैं सेल मेम्ब्रेन को और पेनिट्रेट ऑल द वे फ्रॉम वन साइड ऑफ द मसल फाइबर टू अदर। ये कम्युनिकेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, और इनके अंदर खुद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनके ल्यूमेन के अंदर। मेनली टी ट्यूब्यूल्स का पर्पस, जैसे हमने डिस्कस किया था, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है मसल फाइबर मेम्ब्रेन में, वो टी ट्यूब्यूल्स के अलोंग स्प्रेड होकर के डीप इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर तक भी पहुंच सके। यही इसका मेन पर्पस होता है टी ट्यूब्यूल्स का। सेकेंड कंपोनेंट इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके दो पार्ट्स हमने बताए थे, एक होता है टर्मिनल सिस्टर्नी और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स। टर्मिनल सिस्टर्नी जो कि टी टिब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, और लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स जो कि अराउंड ऑल द सर्फेसेस ऑफ द मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होता है। ये सिस्टम था कंप्लीट ट्रांसवर्स टिब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम। नाउ कमिंग टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बेसिक डायग्राम है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम का, जिसके अंदर ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्मिनल सिस्टर्नी है और ये उसका लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल है। सबसे पहले जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के थ्रू ट्रैवल करती है, ये एक्शन पोटेंशियल मूव करती है टी टिब्यूल्स के थ्रू, ताकि हर एक मायोफिब्रिल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो ये जैसे ही टी टिब्यूल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगी, टी ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग डीएचपी रिसेप्टर कहते हैं। डीएचपी रिसेप्टर, डीएचपी स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो डीएचपी रिसेप्टर होते हैं, जैसे ही इनका स्टिमुलेशन होता है, ये डीएचपी रिसेप्टर से एसोसिएटेड
कैल्शियम रिलीज चैनल्स का ओपनिंग हो जाता है। तो डीएचपी रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, जिसकी वजह से जो कैल्शियम रिलीज चैनल जो कि टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ द एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, उनका ओपनिंग हो जाता है, जिस वजह से कैल्शियम जो कि वेसाइकल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं सिस्टर्नी के अंदर, वो कैल्शियम का रिलीज होता है। ये कैल्शियम जैसे ही रिलीज होता है सिस्टर्नी से, ये बाहर आता है साइटोसोल के अंदर और इसकी वजह से मायोफिब्रिल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो कैल्शियम रिलीज चैनल, जिनको हम लोग राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स भी कहते हैं, इनका ओपनिंग हुआ, जिस वजह से कैल्शियम वेसाइकल्स जो थे वो बाहर की तरफ कैल्शियम रिलीज किया उन्होंने, और कैल्शियम जो बाहर की तरफ दैट इज साइटोसोल के अंदर आकर के उन्होंने मायोफिब्रिल्स का इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कराया। नाउ एक बार एक्शन पोटेंशियल जब खत्म हो जाता है, दैट इज जब रीपोलराइजेशन होता है, तो रीपोलराइजेशन होने की वजह से डीएचपी रिसेप्टर से स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से कैल्शियम रिलीज चैनल दैट इज राइनोडिन रिसेप्टर चैनल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और फर्दर कैल्शियम बाहर की तरफ नहीं आ पाता है। बट जो कैल्शियम बाहर साइटोसोल में प्रेजेंट है उसका रिमूवल भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसको रिमूव नहीं किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन कराता रहेगा, दैट इज उसकी वजह से लगातार कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहेगा। तो वो जो कैल्शियम प्रेजेंट है साइटोसोल के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है कैल्शियम पंप। ये कैल्शियम पंप जो होता है वो एक्टिवली कैल्शियम को साइटोसोल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ पंप करता है, जिस वजह से जो भी कैल्शियम आयन साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है वो वहाँ से डिप्लीट होकर के फाइनली पहुँच जाते हैं हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। साथ ही इस रिमूवल ऑफ द कैल्शियम आयन का कि में हेल्प करता है एक और प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं कैलसीक्वेस्ट्रिन। ये कैलसीक्वेस्ट्रिन प्रोटीन जो होता है वो 40 टाइम्स मोर कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम को साइटोसोल से कम करने का काम करता है। सो ये हमने देखा कैसे रिलीज हुआ कैल्शियम आयन का फ्रॉम बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हुआ। उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज चैनल्स क्लोज हो गए और जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट था साइटोसोल के अंदर उसको रिमूव करने का काम किया इस कैल्शियम पंप ने, जिसने एक्टिवली पंप किया कैल्शियम को बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ कैलसीक्वेस्ट्रिन एक प्रोटीन था जिसने 40 टाइम्स मोर कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर करवाया। सो दिस वाज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्साइटेटरी पल्स ऑफ द कैल्शियम आयंस, दैट इज कैल्शियम पल्स। सो डिस्कसिंग एक्साइटेटरी पल्स ऑफ द कैल्शियम आयन, रेस्टिंग स्टेट में, दैट इज जब एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रेजेंट है, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में है, तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर होती है वो 10⁻⁻7 मोलर के अप्रॉक्स होती है, फिर उससे भी कम होती है। इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द मसल, क्योंकि कैल्शियम उतना इफेक्टिव अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है कि वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा सके। दिस इज द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द मसल और रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द मसल। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जब एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर पे पहुंचता है, ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ट्रैवल होकर के एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंचता है, तब जाकर के जब कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन हो जाते हैं, तब कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर के 2 × 10⁻⁻4 मोलर तक पहुंच जाता है। और इस वजह से ये कैल्शियम जो होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सके मायोफिब्रिल्स का, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द मसल देखने को मिलता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द मसल देखने को मिलता है, उसके बाद फिर ये एक्साइटेशन खत्म हो जाता है, रीपोलराइजेशन हो जाता है, कैल्शियम रिलीज चैनल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो कैल्शियम बाहर साइटोसोल में प्रेजेंट होता है उनको फिर से वापस कैल्शियम पंप के थ्रू भेज दिया जाता है, दैट इज कैल्शियम आयन फिर से डिप्लीट हो जाता है रेस्टिंग स्टेट के अंदर। ये जो पूरा एक साइकिल चलता है, इस पूरे एक साइकिल को हम लोग कहते हैं कैल्शियम पल्स, जो कि 1/20 ऑफ अ सेकेंड होता है। मतलब इस कैल्शियम पल्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 1/20th ऑफ द सेकेंड होता है। ये पूरा एक पल्स होता है, एक्साइटेटरी पल्स ऑफ द कैल्शियम आयन, इसको हम लोग कैल्शियम पल्स भी कहते हैं। ये जो ड्यूरेशन होता है इस कैल्शियम पल्स का, हार्ट मसल्स के अंदर ये ड्यूरेशन जो होता है वो 1/3 ऑफ द सेकेंड तक भी हो सकता है, मतलब इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उनका ड्यूरेशन जो होता है वो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। इस वजह से जो कैल्शियम पल्स उनके अंदर जनरेट होता है वो ज़्यादा टाइम का होता है, दैट इज़ 1/3 ऑफ द सेकेंड ड्यूरेशन का होता है। So this was all about excitation contraction coupling. If you like this video, please hit the like button. Do subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such videos. Thank you.